हमने हाइपरटेंशन पढ़ा था। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की हमने टाइप्स पढ़ी थी। डिफिनेशन जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमारे साथ टाइप्स था और हमारे साथ और ज्वाइंट नेशनल कमेटी के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस थी ब्लड प्रेशर की हमने देखी थी और हमने साइन और सिम्टम देखा था। अगर अब आपको याद है प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि इनिशियल या एडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते थे, सिर्फ थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा। उसकी कॉजेज मैंने आपको बताया था, एज था और ठीक है, एज, अल्कोहल यूज, अल्कोहलिज्म, ठीक है, और लिपिड्स, खुराक यानी जो है डाइट करना, लिपिड्स वाली ज्यादा डाइट और इनटेक ऑफ सोडियम ज्यादा अपनी खुराक में लेना। तो ये सारे के सारे उसकी प्राइमरी की वो थी, जिसकी हमने कहा था कि प्राइमरी ऐसी हाइपरटेंशन होती है जो कि अननोन होती है, अननोन अंडरलाइन काजेज होती है, ठीक है। और दूसरा था हमारे साथ जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन था, उसकी अंडरलाइन काजेज थी, नॉन काजेज थी उसकी। उसमें हमारे साथ किडनी डिजीज थी, लीवर थी और आपकी थायराइड की बीमारी हो और आपकी और दूसरी आपकी जो ड्रग्स की इस्तेमाल से जो बीपी हाई होती थी। लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन में हमारे साथ जो पैथोफिजियोलॉजी होती है ना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? हमारे टॉपिक में हमारा मेंशन क्या चीज होगा? पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। जब पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आ जाए तो इजीली आपको पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी आसानी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे साथ जो पैथोफिजियोलॉजी है, अगर हम देख रहे इस चीज को, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी हमारे साथ हम इसको कहते हैं हाउ द डिजीज इफेक्ट द बॉडी सिस्टम या इफेक्ट ऑफ अ बॉडी सिस्टम बाय डिजीज। डिजीज कैसी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ डिजीज, दैट हाउ इफेक्ट योर बॉडी सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर किस तरह डेवलपमेंट होती है डिजीज की। तो दिस इज बेसिकली नोन एज अ पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। हाउ द डिजीज इफेक्ट्स द बॉडी सिस्टम या द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ डिजीज, दैट हाउ इफेक्ट्स द इंटरनल बॉडी सिस्टम। अब हम देखेंगे आपके अंदर पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन में हम मोस्टली फोकस रखेंगे अपनी दो तरह की पैथोफिजियोलॉजी पे। इसकी हम देखेंगे दो पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, हम समझेंगे कि इनकी वजह से कैसे आपकी बॉडी के अंदर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नंबर फर्स्ट को हम नाम देंगे हार्मोनल पाथवे। दो पाथवे में से हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कैसी ये बीमारी पैदा होती है और किस तरह की डेवलपमेंट होती है बॉडी की, ठीक है। नंबर फर्स्ट है हार्मोनल पाथवे, जिसमें आपकी मोस्टली हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स हम बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। हार्मोन्स आपके जो कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स ही सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हार्मोनल पाथवे हैं, हम देखेंगे। दूसरा हमारे साथ जो पाथवे हैं जो कि आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन में हम देखेंगे, दिस इज नोन एज न्यूरोनल पाथवे। न्यूरोनल पाथवे basically this is your neuronal pathway.
हम वन बाय वन देखेंगे कि हार्मोनल पाथवे में किस तरह ये डिजीज जो है पैदा होती है बॉडी के अंदर, और न्यूरोनल पाथवे से किस तरह पैदा होती है। ठीक, न्यूरोनल एक बार आपका न्यूरोनल पाथवे थोड़ा सा समझाऊं और फिर कि हमारी पूरा का पूरा डिटेल हार्मोनल पाथवे पे है आज का लेक्चर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझाऊं कि न्यूरोनल पाथवे में हमारे साथ आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपका दो सिस्टम आते हैं। असल में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है आपकी गैर इरादी अक़वाल को जो कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलंटरी, और ये मोस्टली आपकी इनवॉलंटरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है बॉडी के अंदर, और इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, उनकी जो एक्शंस होते हैं, उनकी जो काम होती है, वो पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलंटरी है, गैर इरादी है। ठीक है, आपकी इरादे के मुताबिक नहीं चलती। ठीक है, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे साथ, इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरी बात ये बता दो आपको कि मोटर न्यूरॉन्स आर बेसिकली मोटर न्यूरॉन कंट्रोल द इंटरनल ऑर्गन्स। जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है इस बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स। और इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे साथ एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपकी जो न्यूरोनल पाथवे हैं, हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे बेरो रिसेप्टर आपके एक्टिव होते हैं इस न्यूरोनल उससे पाथवे से। आपकी बेरो रिसेप्टर जितने भी आपकी बीटा रिसेप्टर है, बीटा 1, बीटा 2 और आपकी अल्फा 1 किस तरह एक्टिव होते हैं और कौन सी हार्मोन्स इसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, कौन से केमिकल्स एक्टिव करते हैं वो हम उसमें, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसको, इस पोर्शन को यहाँ मैं छोड़ूंगा क्योंकि इस पोर्शन में हमारे साथ जो इन्वॉल्व है, सिर्फ यहाँ तक बताऊं कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। फाइट और फ्लाइट कंडीशन में ये एक्टिव होता है। फाइट फ्लाइट कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, इवन आपके डिप्रेशन में कुछ तरह के हार्मोन्स खारिज होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब फाइट और फ्लाइट कंडीशन हो। और मोस्टली हमारे साथ बीपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही जब एक्टिव हो जाता है तो ये कुछ तरह के केमिकल खारिज करते हैं अपने न्यूरॉन्स से, जिसकी वजह से आपकी बीपी हाई होती है। ये पाथवे हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक इसको मैं छोड़ूंगा। और ये पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपकी रेस्ट और डाइजेस्ट है। ये फिर ये इसकी कोई काम नहीं है इसमें, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बीपी में इसकी खास किरदार नहीं है, और बीपी को जो हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी में हमारी फोकस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे रहेगी। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे साथ जो फाइट और फ्लाइट कंडीशन में या आपकी कुछ तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, खारिज होते हैं, जिससे आपकी बीपी को हाई करते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन होती है बॉडी के अंदर। अब आज हमारे पूरा का पूरा फोकस हमारे हार्मोनल पाथवे में है। हार्मोनल पाथवे में आपके जो बीपी हाई होती है या हाइपरटेंशन होती है, जो पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, वो असल में हार्मोन्स ही इन्वॉल्व होते हैं इस पाथवे में।
ठीक है, कि कैसे ये इंक्रीज होते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज होते हैं। आज के हमारे टॉपिक इस पे हैं। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को सही मानों से समझेंगे तो फार्माकोलॉजी एज ए पीस ऑफ केक हो गया, ठीक है। यस, हार्मोनल पाथवे में हमारे साथ इन्वॉल्व है किडनी से जो खारिज होने वाला हार्मोन्स है, किडनी से खारिज होने वाले हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोनल पाथवे है ना, किडनी से खारिज होने वाले और बॉडी के अंदर जो कुछ और हार्मोन्स है खारिज होते हैं वो कुछ इन्वॉल्व है दिस। इसमें हम देखेंगे किडनी से जो खारिज होने वाला हार्मोन्स है किस तरह हार्मोनल उस पाथवे से आपके अंदर बीपी इंक्रीज होती है। उसका नाम है, यहाँ आपको लिखूंगा रेनिन। रेनिन रेनिन ये रेनिन वायद ऐसी हार्मोन्स है जिसका काम इंजाम जैसी है, ये वर्क कर रहा है इंजाम जैसा, वर्क enzymes has work like enzymes। अब रेनिन इस पाथवे को समझने के लिए हमारे साथ मैं एक लीवर को ड्रा करूंगा। ये लीवर है, लीवर से एक प्रोटीन खारिज होती है, लीवर से एक प्रोटीन खारिज होती है जिसको हम नाम देते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके लीवर खारिज करता रहता है, ठीक है, लगातार बॉडी के अंदर, चूंकि प्रोटीन से बन रहा है, ठीक है, लीवर से। इस पाथवे को हम डिटेल में देख रहे हैं लीवर से। और आपकी जो किडनी है मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेवल दूं। तो इसके साथ आपको आपकी किडनी ड्रा करने की डायग्राम भी आ जाए। दिस इज मेडुला, रेनल मेडुला। और ये यहाँ पे जो आपकी कॉर्टेक्स हैं, कॉर्टेक्स किडनी के अंदर एक सेल मौजूद होता है, एक सेल है, उस सेल को हम नाम देते हैं जी सेल, जी सेल। ये जी सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, एक केमिकल हार्मोन जिसको मैंने नाम दिया था रेनिन। ये रेनिन खारिज करती है आपकी डेक्स्ट्रोज
juxtaglomerulus cells हैं, glomerulus cells रेनिन को। अब ये रेनिन मैंने बताया था कि it has it works like an enzyme। अब ये रेनिन काम करेगा, इसको तोड़ देगा, इस एंजियोटेंसिनोजिन को, इस एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 1। सबसे पहले आपकी लीवर से एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स खारिज होती हैं, ठीक है। फिर गुर्दों से एक जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स रेनिन की सिक्रीशन करती हैं। ये रेनिन आकर एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1, ये एंजियोटेंसिन अभी तक नॉन एक्टिव है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये आपकी जो प्रोटीनियस केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये अभी तक नॉन एक्टिव है। ये सुन ले जरा, नॉन एक्टिव है, इसकी खास अभी तक एक्टिविटी शो नहीं है, नहीं कर रही है। अब आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो लंग्स है ना, उससे यहाँ पे दिस इज योर लंग, आपकी जो लंग्स है आपके जो लंग्स हैं यहां से लंग्स आपके एक दूसरा एंजाइम्स खारिज करता है या रिलीज करता है, जिसको मैं नाम दूंगा, यहां से एक दूसरा एंजाइम खारिज होती है जिसको मैं नाम दूंगा एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। कन्वर्टिंग एंजाइम्स, बेसिकली ये एंजाइम्स नॉर्मल हालात में आपकी लंग्स खारिज करता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन के लिए, किसकी ब्रेकडाउन के लिए, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन के लिए। अगर ये ब्रेडिकाइनिन की तोड़-फोड़ ना किया जाए इस एंजाइम से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से, अगर इस ब्रेडिकाइनिन की तोड़-फोड़ ना किया जाए, किससे, इस एंजाइम से जो लंग्स, आपके लंग्स जो है खारिज कर रहा है या रिलीज कर रहा है आपके लंग्स फेफड़े, तो इससे होता ये हो सकती है कि ये जो ब्रेडिकाइनिन है ये आपकी ये जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हैं और इनमें ऑब्स्ट्रक्शन या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करती है।
ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टमैटिक लाइक या ब्रोंकाइटिस जैसी अलामात अपीयर हो जाते हैं। तो नेचर ने ये एंजाइम्स रखी हैं, वो लगातार ब्रेडिकाइनिन जो रिलीज हो रहा है और प्रोस्टासाइक्लिन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह इनकी ब्रेक डाउन करती हैं, जो ताकि ये यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में अकुमुलेट ना हो जाए, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए ये छोटे छोटे एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब जब इसको मौका मिलती है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को, जब इसको मौका मिलता है ये एंजियोटेंसिन 1 को, किसको, एंजियोटेंसिन 1 को, ये अपनी नॉर्मल फंक्शन से हट कर मैं बता रहा हूं, अपनी नॉर्मल फंक्शन इस एंजाइम्स का क्या था, ब्रेडिकाइनिन की तोड़फोड़ करना है। अब ये अपनी काम से हट कर इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है, ये इस एंजाइम्स कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियो 2 में। अब ये एक्टिव फॉर्म है, पोटेंट है, वेरी वेरी पोटेंट, एक्टिव है। ये क्या है, एक्टिव है, ये पोटेंट फॉर्म ऑफ द केमिकल्स हैं। अब ये बॉडी के अंदर अपना एक्शन शो करेंगे, जो अभी मैं बताने वाला हूं। देखो, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ एंजाइम्स है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम what are the enzymes? Dear, enzymes are basically a biological catalyst that speed up a reaction in the body. So they are inside or outside. ठीक है, enzymes एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड आउट करते हैं, और एट द एंड दे रिमेन सेम, लास्ट में वो वही के वही रह जाते हैं, सिर्फ इसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, हमारे साथ जो इस एंजाइम्स हैं, इसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये अपनी एक्शन शो करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एंजियोटेंसिन 2 ये जाएगा अपने रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। इसकी दो तरह की फंक्शन है, दो तरह का काम है ये जो बॉडी के अंदर करता है। नंबर फर्स्ट, ये जाकर ये भी आपकी जो ब्लड वीजल है उनके अंदर कंस्ट्रक्शन की एक जरिया बन सकती है, जिसको आप वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है। नंबर फर्स्ट, ब्लड की जो डायलेशन है उसको कम कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है, स्क्वेयर देता है आपकी ब्लड वेसल्स को। नंबर फर्स्ट इधर देखो। दूसरा इसका इफेक्ट किडनी पे है। किस पे है दूसरा इफेक्ट? किडनी पे है। दूसरा इफेक्ट इसका मजीद फिर किडनी पे है। किडनी के अंदर, किडनी के ऊपर जो किडनी है ना, इसके ऊपर इसके अपने रिसेप्टर है डियर। इसके ऊपर इसके अपने रिसेप्टर हैं। इन रिसेप्टर को हम नाम देंगे AT1, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर है ना। और इनके ऊपर आपको और भी रिसेप्टर मिलेंगे।
जिस तरह बीटा 1 रिसेप्टर है, अल्फा 1 रिसेप्टर है, वो फिर हम हार्मोनल पाथवे में देखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लूँ जो आपकी जो बीटा 1 रिसेप्टर भी मौजूद है और 82 रिसेप्टर भी मौजूद है। These are basically receptors। अब ये जो रिसेप्टर है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 केमिकल्स हार्मोन आएंगे आपके, ये देख रहे खारिज हो रही हैं, ये थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये आकर 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 ये केमिकल अपनी इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। इन रिसेप्टर के साथ जब बाइंड कर लेता है, जब अपने रिसेप्टर के साथ 81 रिसेप्टर के साथ, इस रिसेप्टर के साथ एंजियोटेंसिन 2 बाइंड कर लेता है, तो आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी इस वाले रीजन से आपकी किडनी की जो कॉर्टेक्स है ना, वहां से, और दूसरा आपकी जो वो है ना क्या कहते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो एड्रिनल वाले पार्ट्स हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ना इधर यहाँ पे, ये आपको बता दूं, एड्रिनल मेडुला। नंबर फर्स्ट तो ये है कि जब अपने रिसेप्टरों के साथ जहां पे भी किडनी के अंदर इसकी किडनी के ऊपर जहां पे भी इसकी रिसेप्टर 81 82 मौजूद है, वहां से नंबर फर्स्ट तो ये है कि ये क्या कर लेता है, जो सोडियम है ना, सोडियम और आपकी वाटर H2O और फ्लूइड्स की रिटेंशन बढ़ा देता है, इनकी रिटेंशन बढ़ा देता है। दूसरा, इसके साथ साथ आपकी एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होना शुरू कर देता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, इसका भी इफेक्ट किस चीज पे है? इसी सोडियम वाटर की रिटेंशन करना, सोडियम वाटर की रिटेंशन। अब बॉडी के अंदर अगर आपकी सोडियम बढ़ेगी, सोडियम अक्युमुलेट हो जाएंगे आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, आपके अंदर अगर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, वो H2O की पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इनकी वजह से सोडियम की रिटेंशन की वजह से और वाटर की रिटेंशन की वजह से आपकी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज होना शुरू कर देता है। क्या होना शुरू कर देता है? इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर rises than its normal value। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है कौन? जो आपकी हार्मोनल पाथवे हैं, इन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इस तरह ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे साथ हार्मोनल पाथवे थी जिसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी की देखी। अब देखो यहाँ पे समझाऊं आपको एक बार अगेन। किडनी से रेनिन खारिज होती है, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन खारिज होती है। अब ये रेनिन और आपकी लीवर से एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स है। गुर्दे से आपकी रेनिन खारिज हुई,
ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीनियस प्रोटीन्स को, ये जो प्रोटीनियस प्रोटीन है इसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, जो अब तक नॉन एक्टिव है, अब तक नॉन एक्टिव है, एक्शन शो नहीं कर सकती, ना बाइंड कर सकती है, पोटेंट नहीं है। दोबारा फिर यही एंजियोटेंसिन 1 मौजूद था, यहां से एक एंजाइम जो लंग्स खारिज करता है, लंग से खारिज हो रही है, लंग से, जिसका नाम है एस एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। कौन सा एंजाइम? एस एंजाइम 2 में कन्वर्ट किया। अब जब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट एक्टिव फॉर्म, अब ये एक्टिव है। अब ये क्या है? एक्टिव है। अब ये जब एक्टिव है, ये जाएंगे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेंगे तो वहां से जो रिसेप्टर है, जब वो उसके साथ बाइंड करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है यहाँ से जो दूसरे आपकी किडनी के जो सेल्स हैं उनको एक्टिव करेंगे। वो जब एक्टिव हो जाएंगे और गुर्दों से सोडियम, पोटाशियम और फ्लूइड की रिटेंशन बढ़ा देता है। जब सोडियम पोटाशियम की, नमकियात की, जब नमक की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी आपकी बॉडी, गुर्दों से अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी ब्लड में या आपकी बॉडी के अंदर, तो उससे जाहिर सी बात है आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा डॉक्टर लोग बोलते हैं सोडियम का कम इस्तेमाल करो, नमक का कम इस्तेमाल कर लो यार। तो नमक से किस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है? पानी के साथ नमक अब्जॉर्ब होना शुरू करे दोबारा, ठीक है, या नमक के साथ आपकी पानी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एडिमा, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, एडिमा हो सकती है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन खारिज होने लग जाता है किडनी से, जिसको सोडियम और पानी की रिटेंशन ये भी बढ़ा लेता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर बीपी इंक्रीज होना शुरू कर देता है। इधर देखो, दूसरा इसके अंदर ये भी खासियत देखी गई है जो एंजियोटेंसिन है, ये कहती है ब्लड वेजो कंस्ट्रक्शन है, जो आपकी ब्लड वेजल्स है ना उनको कंस्ट्रक्ट करती है, फेर देती है। जब कंस्ट्रक्ट रहेंगे तो ब्लड की फ्लो यहाँ पे स्पीड अप, और हार्ट पे क्या आ जाएगा? पंपिंग ऑर्गन्स पे जोर आएगी ना, क्योंकि वो पंप कर रहा है, इधर से आपकी आर्टरी जो है तंग है, सिकुड़ गई है, जो कि हार्ट पे हो जाएगी और वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। जब हार्ट बीट बढ़ जाती है वो आपकी हाइपरटेंशन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये पाथवे पूरा का पूरा हमारे साथ हार्मोनल पाथवे है। और दूसरी आपको ये बता दूं, हम जब फार्माकोलॉजी देखेंगे, जब हमारी ड्रग्स होगी, क्यों मैंने बताया कि आपके लिए अब फार्माकोलॉजी आसान रहेगी, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे ड्रग्स है जो रेनिन को ब्लॉक करेंगे डायरेक्ट, नंबर फर्स्ट। जब रेनिन को ब्लॉक करेंगे, आपको पता है कि रेनिन क्या कर रहा है, आसान है ना। दूसरा हमारे साथ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे, क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को मुंह को बंद करेंगे, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट नहीं करेगा एंजियोटेंसिन 2। और तीसरा हमारे साथ ऐसे भी ड्रग्स होंगे जो कि ये जो आपकी ब्लड वेजल जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं उसको डायलेट करेंगे। डायलेट है हमारे साथ, क्योंकि इनके ऊपर भी आपकी ज्यादातर रिसेप्टर मौजूद है, अल्फा 1 और बीटा 1 इस तरह के रिसेप्टर मौजूद है, वो मैं फिर आपको उसमें बताऊंगा न्यूरोनल पाथवे, ठीक है। दूसरा आपका एंजियोटेंसिन जो T1 रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक करेंगे। अगर इसको ब्लॉक करेंगे तो ये एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बाइंड विद इट्स रिसेप्टर। जब इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे तो आपकी ड्रग, आपकी बीपी कम हो जाएगी और सोडियम और पानी की रिटेंशन कम हो जाएगी। और हमारे साथ जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, वो हम न्यूरोनल पाथवे पे हमारी वो लेक्चर होगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इसकी फार्माकोलॉजी और ड्रग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आज की हमारी ये टॉपिक, किसी को कोई सवाल हो? थैंक यू।